अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आज तीसरा रोज और आज पूरे काफिले का इस लॉन्ग मार्च का पड़ाव रहा कामोकी में। एक हादसा भी वहां पेश आया। एक निजी चैनल की रिपोर्टर कंटेनर की जद में आकर जा बहक हो गई और उसके साथ ही खान साहब ने जो है आज की जो सरगर्मियां उनको रोक दिया। आज के मार्च को वहां पर रोक दिया। कल काफिला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने इस जूं काफिला रवां दवा है। बहुत सारे सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। बहुत सी जगहों से कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं जिस पर जो सियासी टेम्परेचर है वो मजीद बढ़ रहा है। क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने एक ये बात कही कि एक महीने पहले खान साहब ने पेशकश की थी, मुज़ाकरात की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और कबल वक्त इलेक्शन के हवाले से, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। आज खान साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिया इस बात को और अब लॉन्ग मार्च जो है वो जारी तो है, लेकिन यहां पे इसके पुरअमन रहने के ऊपर भी काफी सवालात हैं। क्योंकि हुकूमत जो है वो शद्दुमत के साथ कह रही है कि अभी अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। तो ये मजमूई सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है और क्या खान साहब के ऑब्जेक्ट हैं, क्या हकीकी मार्च उनका इस्लामाबाद पहुंच के उनके मतलूबा नताइज जो रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको हासिल हो जाएगा? क्या अर्ली इलेक्शन की डेट हुकूमत दे देगी? क्या असेंबली के अंदर जाए बगैर या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने बगैर या पार्लिमानी सियासत के बगैर खान साहब को इन तमाम उमूर में बशमूल आर्मी चीफ की तकर्रुरी और इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें उनको शामिल किया जाएगा या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस नशिस्त में कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार काजी आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें इस हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सलीम शेख मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आज की जो एक्टिविटी रही, आज काफिला जो है ये जो लॉन्ग मार्च है हकीकी आजादी का, इसका पड़ाव कामोकी में रहा और एक हादसा भी वहां पे पेश आया। पहले जरा उस हादसे के हवाले से हमें बता दीजिएगा, ये क्या हुआ था? जी बिल्कुल, हादसा जब हुआ है उस वक्त मैं खुद जो है इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद था और इमरान खान से एक बार मेरी गुफ्तगू हो चुकी थी और उसके बाद जो है दोबारा मेरी गुफ्तगू इमरान खान से जो है वो कैमरे पर होनी थी। लेकिन नीचे से आवाज आई कि हादसा हो गया है, कंटेनर को रोक लें। कंटेनर को रोक लिया गया और पता लगा कि कोई एक शख्स जो है वो कंटेनर के नीचे आकर जा भाग हो गया। पहली इब्तदाई तौर पर जो इतला आई वो यही थी कि कोई एक शख्स जो है वो कंटेनर के नीचे आ गया। फौरी तौर पर कंटेनर को रोका गया, इमरान खान को इतला दी गई और इमरान खान ने फौरी तौर पर जो है इजहार अफसोस किया और फिर देखा उन्होंने कंटेनर के ऊपर से भी झुक कर देखा कि क्या हुआ है और फिर जो है इतला ये आई कि जो भी कोई शख्स कंटेनर के नीचे आया था वो जा भाग हो गया, क्योंकि वो एक खातून सहाफी थी और किसी को नहीं पता था कि कौन है। 3 से 4-5 मिनट बाद जो है वो फिर इस चीज की तस्दीक हो गई कि जो शख्स नीचे आया वो एक खातून सहाफी थी, सदफ नईम उनका नाम था। बड़ी मेहनती खातून सहाफी थी। वो 3 रोज से मुसलसल जो है हमारे साथ इस हकीकी लॉन्ग मार्च का हिस्सा थी। लिबर्टी चौक में भी वो साथ रही, कल भी वो बिल्कुल साथ रही और आज भी वो साथ रही। और आज जब ये हादसा पेश आया तो उस वक्त तकरीबन काफी ज्यादा सहाफी जो है वो इमरान खान से इंटरव्यू करके जा चुके थे। उसके बाद जो है कि हमारी बारी भी आनी थी, लेकिन उससे कबल जो है वो मैं बात कर चुका था इमरान खान से। लेकिन फिर जब ये हादसे की इत्तला आई तो इमरान खान खुद कंटेनर से नीचे उतरे और नीचे उतर के उनको रोका गया कि आप नीचे ना जाएं, लेकिन वो फिर नीचे जाए हादसे पर चले गए और अफसोस का इजहार भी किया। और फिर जब उनको उनकी जो डेड बॉडी है वो रेस्क्यू डेवलपमेंट 2 के जरिए लेकर मुकामी अस्पताल में ले जाएगी और मुकामी अस्पताल की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि जो सदफ नईम है वो जाँ भाग हो चुकी हैं। ये तो थी सदफ नईम के हवाले से बात। और आज का जो लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था वो मुरीद के थे, शुरू किया गया था वो तकरीबन 1 बजे के बाद जो है इमरान खान उस हकीकी लॉन्ग मार्च में पहुंचे थे और फिर ये काफिला जो है वो चलता रहा और तकरीबन 5:30 बजे ये सामने पेश आया साधु से आगे जाके और कामुकी से पीछे। आज का जो प्लान था, शेड्यूल, वो यही था कि कामुकी पहुंच कर जो है वो इस लॉन्ग मार्च को खत्म कर दिया जाएगा और फिर
کل سے جو ہے لانگ مارچ باضابطہ طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، گجرانوالہ سے اس کا آغاز کیا جائے گا. فیئر انف. آگے بڑھتے ہیں. آج بڑی دھواں دھار جو ہے جوشیلا خطاب خان صاحب کا رہا، اور آج انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی، پہلے ہم ذرا وہ آپ کو سنانا چاہیں گے. کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ارلی الیکشن اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان کی مبینہ پیشکش کے حوالے سے کچھ کہا تھا. پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا تھا پرائم منسٹر کا. کاروباری آدمی کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. ایک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کرنا. کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی؟ میں نے کہا میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آپ نے جانا. کل اس کے اوپر بڑی ہیڈ لائنز بنی، اور آج عمران خان نے سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف نے اس کا کیا جواب دیا، یہ بھی سنتے ہیں. تو پبلک نے ادھر آنا ہے. یہ تو ابھی مقامی لوگ ہیں، سارا جو ہم نے اصل لوگ بلائے ہوئے ہیں وہ تو اسلام آباد ہے، اصل تو پبلک ادھر نکل رہی ہے. اچھا، تو صورتحال یہ اس میں جو ہم مجمع دیکھ رہے ہیں وہ لاکھوں کے قریب ہے، اور حکومت کی کیا صورتحال ہے؟ حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں، پھنس گئے نا. الیکشن کروا نہیں سکتے، ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروائیں گے. پبلک تو انہیں پتہ کدھر کھڑی ہے، ان کو تو پوچھتا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے تو پبلک کے پریشر سے الیکشن کروانا ہے. کل ایک میسج چلا ہے اسد عمر صاحب نے گفتگو کی کہ کوئی خاص میٹنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات تھی یا کوئی اور؟ کوئی ایسی بات دیکھیں، صرف ایک کام چاہتا ہوں، الیکشن. اور یہ 6 مہینے سے ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن، صاف اور شفاف الیکشن. ہم کوئی مدد کسی کی نہیں چاہتے، ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہیں چاہتے، ہم صرف صاف اور شفاف الیکشن بس، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر حکومت سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو کون کرے گا آپ کی طرف سے بات چیت؟ ڈاکٹر عارف علوی. جی، یہ جو آپ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے، یہ ہمارے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سے خصوصی گفتگو انہوں نے کی. اس سے پہلے جو پرائم منسٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا مجھے دینے کو، آپ کے پاس ہے کیا بات کرنے کو. میں نے ان سے بات کی جو آپ کو اشاروں پر لے کر چل رہے ہیں، یا جن کے اشاروں پر آپ چل رہے ہیں. اس پوری صورتحال کو ذرا رکھتے ہیں. اس وقت قاضی آصف سینئر تجزیہ کار کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاضی صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس صورتحال کے ساتھ ساتھ کچھ اشارے کہ بیک ڈور چینل یا بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی جاری ہے یا نہیں جاری ہے. کل اسد عمر نے بھی اس طرح کا ایک اندیا دیا، اور بڑی ہیڈ لائنز بنی کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ بات کرنے والے یا جو حتمی فیصلہ کرنے والے یا مقتدر لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج اس کی تردید کر لی. کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مہربانی. اصل میں یہ جمہوریت میں بات چیت کرنا بہت ہی اہم ہے، اور اگر یہ رابطہ کیا بھی گیا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور رابطہ کرنا ضروری ہے. جمہوریت میں رابطہ اگر نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، تو چیزیں ایک جگہ پہ جم جائیں گی، جو ہے وہ جو نتائج بہتر نہیں ہوں گے. اگر عمران خان صاحب نے بیک ڈور ہی صحیح وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے تو میرے خیال میں اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی حمایت ہونی چاہیے کہ کسی بھی طور پہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان بات چیت ہو، شروعات تو ہو ایٹ لیسٹ کس طرح سے بھی. اگر اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے، یا جو ہے وہ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، تو ایک ہی حل ہے بات چیت. کوئی بھی جو ہے وہ تصادم، کوئی بھی ایسی بات جو جمہوریت کے مخالفت میں ہو، وہ نہ ملک کے حق میں ہے نہ عوام کے حق میں ہے. تو یہ بات چیت اگر شروع نہیں ہوئی ہے، اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ہے وہ الیکشن چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ الیکشن سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ الیکشن تو ظاہر ہونے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ وقت سے پہلے کے الیکشن کا. اب کتنا عرصہ رہ گیا ہے، اس عرصے کو باقی تھوڑا سا انتظار کر لیتے اور
बात चीत को आगे बढ़ाएं। यही एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस का और जमहूरियत का इम्पोर्टेंस है और उसकी डिमांड है कि बात करो, बातचीत करो, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि भाई उन्होंने जो कल उनके बारे में कहा गया कि वो किसी के साथ बातचीत करने के लिए गए हैं, लेकिन खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कि ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं कि वो कहीं किसी के साथ बातचीत करने के लिए गए हैं। तो ये चीज खुद पीटीआई में भी इसके बारे में कोई शायद अभाम था या कोई चीज ऐसी थी कि कंटेनर पे एक बात की गई लेकिन इमरान खान साहब कुछ और बात कर रहे थे। क्योंकि इंपॉर्टेंस उस वक्त बनती है जब पार्टी जनरल सेक्रेटरी जो है वो ये बात करे तो इसकी हेडलाइंस बनी। फरजाना, आपकी तरफ आऊंगा। यकीनन बातचीत ही वाहिद हल है, टेबल टॉक ही वाहिद हल है और पार्लिमानी फैसले पार्लियामेंट के अंदर और फिर गुफ्त शनीद के साथ होने चाहिए, यही वक्त का तकाजा है। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब ये लॉन्ग मार्च अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में और इस तरह की बैकडोर चैनल की बातें भी सामने आ रही हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इस लॉन्ग मार्च, इस हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? फरजाना, देखिए उसके शुक्रिया इमरान, देखिए उसकी सेहत पर तो कोई ऐसा असर नहीं पड़ना, क्योंकि वो चीज तो अपनी जारी है और लोग देख रहे हैं कि जिस जगह से काफिला गुजरता है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर आती है और खान साहब को वेलकम करती है। मैं 25 मई को जो काफिला पख्तूनख्वा से चला था और इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट था वहां तक मैं और मेरी टीम हम सब उनको वहां तक एक किस्म का छोड़ के आए थे, इस्लामाबाद में इंटर करवा के वापस आए थे। और आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से लेकर जब हम चले तो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट तक एक लंबा मतलब 170 तकरीबन किलोमीटर बनते हैं और कई शहर दरमियान में आते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि जब शहरों के पास से काफिले गुजरते हैं और इस तरह की लॉन्ग मार्च उसमें होती है और फिर जब खान साहब की लॉन्ग मार्च हो तो लोगों की एक बड़ी तादाद हमने यहाँ भी देखा था कि वो जगह जगह उन इंटरचेंज पर आई हुई थी। अब तो चूंकि जीटी रोड है, शहरों के दरमियान, शहरों के पास से गुजरे हैं, तो लोगों की बड़ी तादाद उनको वेलकम करने के लिए आई। लेकिन हुकूमत इसको नहीं मानती ना। हुकूमत ये कह रही है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 10,000 से काफिला शुरू हुआ, फिर 8,000 हुआ और आज 3,500 हुआ। जी, वो इदारों की रिपोर्ट है, हमें भी बताया गया, हमारे पास भी आई हैं ये सारी चीजें कि 14,000 से बात शुरू हुई थी लाहौर में, फिर उसके बाद जो है तकरीबन 10,000 हुआ, आज और कल का बता रहा है कि तकरीबन 5-6 हजार है। तो देखिए बात ये है, एक तो आप जब चल रहे होते हैं ना तो उस वक्त तादाद कम ज्यादा होती रहती है। आपको ये जो मजमा इकट्ठा लगता है ना, वो जब आप आ जाते हैं एक खास मकाम पर, मैं इसीलिए आपको पख्तूनख्वा का हवाला दे रही हूँ कि जब एक खास मकाम तक शहर के इंटरचेंज पर हम तो जब पहुंचते थे तो वहां पे उस शहर के लोग वहां पर आ जाते थे और मजमा बड़ा हो जाता था। लेकिन जब उस शहर से हम गुजर जाते थे तो फिर वही लोग होते थे जो साथ होते थे। तो ये चीजें जो हैं कम ज्यादा होती रहेंगी। और आप देखिएगा कि जब अभी हम यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी तैयारी हो रही है, ये लोग भी जब मिलेंगे तो तादाद जो है ना वो मसला नहीं है। मसला ये है कि वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है कम या ज्यादा। आपने कहा मुज़ाकरात, जब मुझे याद है कि सदर साहब यहाँ पेशावर में आए थे तो उस वक्त भी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि चीजें जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए हल हों। और असद उमर साहब का जो ट्वीट है वो इस बात की भी गमाजी करता है कि जैसे कि परवेज खटक साहब हैं या इससे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप तसादुम की तरफ जाएं, आप इतना बड़ा मजमा लेकर या इतने सारे लोगों को इस तरह जज्बात को उबार कर जब जाते हैं और फिर वहां पे मामला खराब हो जैसे कि 25 मई को हुआ था, तो उससे बचने के लिए हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो अच्छा है। और खुसूसन जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से खैबर पख्तूनख्वा में भी जब बात करते हैं, मैं आपको अहम रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा के बात कर रही हूँ, तो उनमें से कुछ जो हैं वो हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि चीजों को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए था। अब बात है जरा हौसले लेकर सलीम शेख की तरफ चलते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर हालात को लेकर ना जाएं, बीच की राह निकालें। और जब अगेन मैं कल के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की तरफ आता हूं जो उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शन और 1 माह कबल इलेक्शन, तो क्या ये एक ऐसा तासुर भी देने की कोशिश की गई कि कोई फेस सेविंग जो है वो पीटीआई मांग रही है, इस तरह का तासुर सलीम शेख? और दूसरा तादाद के हवाले से जो बात की कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जनाब अब 3,500 लोग रह गए, जरा बताइएगा मुझे।
جی دیکھیے حکومتیں جو ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ اپنی مخالف پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ یہی باتیں کرتی ہیں کہ تعداد بہت کم ہے. میں آپ کو اس کی ایک تھوڑی سی تکنیکی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا پڑاؤ کہیں نہیں ہو رہا. وہ جہاں سے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں وہاں جا کے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مرید کے میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ کم از کم 10,000 ضرور ہوں گے, بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ جو گاڑیاں آ رہی تھیں اس کی بھی جو تعداد ہے وہ کم از کم 1 کلومیٹر ضرور ہوگی. میں نے آج دوپہر میں ایک ایزلائی بھی کیا تھا عمران خان کے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے ہو کے, اور پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں. اب اس کو حکومت کیسے نگیٹ کرتی ہے؟ جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ سب کچھ دکھا رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ حکومت کہے گی 3,000 4,000 بندے گننا اس طرح وہ ممکن نہیں ہوتا, لیکن جو کیمرہ ہے وہ بالکل دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اور دوسری بات جو وہ یہ کہا گیا ہے کہ فیس سیونگ کی بات ہے, عمران خان نے آج بھی کیٹیگوریکلی یہی کہا ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز پر مذاکرات کرنے ہیں اور وہ ارلی الیکشن ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی طرف سے نمائندہ کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی بات چیت کرے گا تو وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی ہوں گے. یعنی عارف الوی کو انہوں نے ایک ایسی شخصیت بنا دی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ حکومت کے ساتھ بیٹھے یا کوئی اور ایسا کردار ہو جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہو ان کے ساتھ بیٹھے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوگی کہ آپ کب صاف شفاف اور ارلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اب یہ تو حکومت کے اوپر منحصر ہے کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہی چاہتی ہے, وہی یہ اس بات کا اعلان کر سکتی ہے کہ کب الیکشن ہو. لیکن حکومت کا جو خیال ہے یا حکومت کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ارلی الیکشن نہیں کروانا چاہتی, بلکہ میرے پاس تو یہ بھی ذرا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشن کی بجائے جو ہے وہ حکومت کا اپنا جو ٹائم ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس جو اس وقت ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر مقررہ وقت پر بھی حکومت الیکشن کروائے گی اور یہی حالات ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جب الیکشن میں جائے تو اس کے پاس کچھ نہ ہو, کیونکہ عمران خان کے پاس جو اس وقت عوام کی تعداد ہے, پچھلے جو 2 الیکشن ہم نے دیکھے ضمنی الیکشن میں اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی جیت ہی ہوئی ہے. اور اگر انہی حالات میں حکومت الیکشن کروانے کا اناؤنس کر دیتی ہے چاہے وہ وقت پر ہو یا وقت سے پہلے ہو تو پھر حکومت جو ہے وہ ان الیکشن کو آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن یہاں پہ سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہوتے, اپنے مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں یا حکومت اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے تو وہ تمام جو برج ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف وہ پیس وہ مومنٹم برقرار رکھ سکے گی؟ کیا عمران خان جو ہے عوامی حمایت جو اس وقت ان کو حاصل ہے وہ اس بلندی کو اتنا جو چارج لوگوں کے انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اگلے 1 سال تک کر سکیں گے یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کیا ان حالات میں موجودہ حکومت جو ہے 1 سال تک ٹال سکتی ہے, اور اگر ٹالا تو کیا پاکستان تحریک انصاف بیئر کر پائے گی؟ یہ پوری جو ایک اسٹرینتھ ہے اس کی یا جو پیس اور مومنٹم بنا ہوا ہے کیا یہ کیری کر سکے گی؟ قاضی صاحب, اب صورتحال یہ کہ اس حکومت نے جو اتحادی حکومت ہے پی ڈی ایم کی انتہائی سخت ترین معاشی فیصلے کیے, اور یہ اتنے سخت فیصلے تھے کہ اس نے اپنا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا. رزلٹ ہم نے ضمنی انتخابات میں دیکھے. ٹھیک, تو کیا ممکن ہوگا 1 سال تک کھینچنا خان صاحب کے لیے اور حکومت کو ہولڈ کرنا, برداشت کرنا؟ عمران خان صاحب جو ابھی مہم چلا رہے ہیں, میرا خیال ہے, جو میری رائے ہے, میں بھی غلط ہو, وہ بیسیکلی الیکشن مہم ہے. وہ الیکشن مہم وہ اس انداز سے چلا رہے ہیں, اس تیزی سے چلا رہے ہیں اور کنٹینیو چلا رہے ہیں کہ ابھی حکمران جماعتیں جو بھی ہیں وہ جب نکلیں گی باہر یہ اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے. ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا کہ وہ حکومت سے جب باہر آئیں وہ اپنی کیمپین چلائیں اور ان کو کاؤنٹر کریں جو مسلسل 1 سال تک جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی مہم چلا رہے ہوں. یہ جو فیس سیونگ کی بات ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا. جو دوست لاہور سے ہمارے دوست نے بات کی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا نمائندہ ہوگا بات چیت کرنے کے لیے وہ صدر مملکت ہوگا عارف الوی صاحب. یہ عارف الوی صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک آئینی عہدہ ہے اور ایک غیر جانبداری کے حوالے سے ایک بات ہے. اگر پی ٹی آئی ان کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے باقی جماعتوں سے بات کرتی, میرے خیال میں یہ اپنے صدر کو جو ہے نا ایک مشکل صورتحال میں ڈالنے کی بات ہے کہ بجائے کہ کوئی پارٹی رہنما اور جو جماعت میں ہو وہ بات کرے, ان کی طرف سے صدر بات کرے, یہ تھوڑا سا مشکل
मामला होगा खुद आरिफ अलवी साहब के लिए, लेकिन बातचीत बहरहाल होनी चाहिए। अब बात जो आप कर रहे हैं, अभी जो ये मुसलसल जो चीज चल रही है, जो मुजाहरे चल रहे हैं या जो कैंपेन चीजें, मैं इसको एक इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेन समझ रहा हूं और इसको कामयाब इलेक्शन कैंपेन समझ रहा हूं। वजह उसकी ये है कि अब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अब इसको टाइम चाहिए और उस सामने जो भी मुतालबा नजर आ रहा है कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराएं, लेकिन इसके अंदर जो एक और मुतालबा शामिल है, जिससे कल हम अली जैदी साहब ने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे सवाल भी किया था हमने, जो उसका जवाब आया था वो भी खासा एक मुश्किल बात है जो उनकी जमात के लिए। लेकिन बहरहाल एक ये हुक्मरान जमात के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि वो जब एक साल के बाद बाहर आएंगे और अपना कैंपेन चलाएंगे, तब तक इमरान खान अपना बहुत सा काम कर चुका हो। ठीक है, प्रोवाइडेड के मईशत संभल अगर गई तो, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इकॉनमी को वो दुरुस्त सिमत पे लेकर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें उनका पॉलिटिकल कैपिटल वापस आ जाए। फरजाना, आपकी तरफ आते हैं, दोनों के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल है, और जो ये बात यहाँ पे रखी कि अगर सदर इस सिलसिले में कोई अपना किरदार अदा करते हैं तो वो किस हद तक उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, क्योंकि उनका एक आईनी ओहदा है और वो ओहदा जो है डिमांड करता है कि गैर जानिबदाराना पॉलिसी का और गैर जानिबदाराना सोच का। जी, मैंने आपको यही मिसाल दी कि जब वो पेशावर आए थे तो उन्होंने बड़ी खुलकर हमसे बातें की थी खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफियों से, और उन्होंने यही कहा था कि वो अपने आईनी ओहदे के तहत ही चाहते हैं कि मामलात सही हो जाए। और कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल किया, जो आपका खदशा है कि आप तो तहरीक इंसाफ के हैं, तो क्या आप तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बन के ये बात कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान बन के? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस वक्त सदर मुमलिकत हूँ, इस मुल्क की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं इस मुल्क का भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में अमन हो, कोई ऐसी तसादुम की सूरत हाल पैदा ना हो जिससे कि मजीद इस मुल्क के लिए, आप देखें कि माशी तौर पर उन्होंने खुद भी कहा कि माशी तौर पर हम किस नहज पर हैं, तो मैं नहीं चाहता, और खुसूसन इदारों के साथ जो टकराव वाली बात है वो भी बहुत खतरनाक है। तो वो तो सदर मुमलिकत के तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनके कंधों पर बोझ जरूर है, जिस खदशे का आप इजहार कर रहे हैं, जिस खदशे का काजी साहब इजहार कर रहे हैं, जो सारे लोगों को लगता है। और हम उनसे बारहा ये सवाल भी अक्सर सहाफी पूछते हैं कि बहरहाल आप तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे तो हैं, और इमरान खान ने भी उनको कहा। लेकिन बात ये है, देखें, यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जिसमें बात करना बहुत जरूरी होगा। खान साहब के आप देखें कि जब से वो चले हैं हर रोज उनका लहजा बहुत सख्त होता है। आज जिस तरह से उन्होंने वजीर आजम साहब के हवाले से भी बात की, उससे पहले जाहिर है इदारों के सरबराहों के हवाले से भी उन्होंने जिस लहजे में बात की वो मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है, इससे आप अपने वोटर को तो खुश कर सकते हो कि देखिए मैं कितना बहादुर हूँ, मैं सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ, लेकिन बात यह है कि सबकी आंखों में आंखें डालकर बात हमेशा नहीं की जा सकती। चीजें मैं उसी तरफ आ रहा था, ये सखिएगा कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में इसको बहुत कवरेज दी जा रही है, बहुत ज्यादा इसको हाइप दी जा रही है, और खान साहब का ये कहना है कि इदारों पे उनकी तनकीद तामीरी तनकीद है। तो अब इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा, मुतमिल हो सकते हैं क्या पाकिस्तान में ऐसा इससे पहले तो शायद कभी भी नहीं हुआ, अब ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है इसका कितना नुकसान इदारों को हो सकता है? नहीं, देखिए, हम तो खुद चाहते हैं और हम उन सहाफियों में शामिल हैं जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हर इदारा अपने आईनी जो दायरा है उसके अंदर काम करे, और हम पॉलिटिक्स में इस किस्म के अदारों की इन्वॉल्वमेंट के भी हमेशा अगेंस्ट रहे हैं और उन पर तनकीद करते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रात के वक्त बंद दरवाजों के पीछे बात करेंगे और सुबह आकर आप इस तरह लोगों को उभारेंगे, उनके जज्बात को उभारेंगे, उन्हें इदारों के खिलाफ करेंगे, तो ये तो फिर सही पॉलिसी नहीं हुई ना। या तो आप वो माने कि आप बैकडोर पॉलिसी अपनाते हुए बातचीत कर रहे हैं, जो कि इस वक्त जरूरी है आपको करनी आपके इसी पॉइंट को रखता हूं की तरफ। सलीम, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? जी इमरान साहब, देखिए बात यह है कि अगर अदारों की तरफ से ये कैटेगोरिकली एक वजाहत आ चुकी है कि अदारे जो है वो अपना आईनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी सियासत को इस नहज पर आ जाना चाहिए कि सियासतदानों को अपने तमाम मामला जो है वो आज खुद बैठ कर हल करने चाहिए। और अगर इमरान खान ने ये कह दिया है कि मेरी तरफ से जो नुमाइंदे हैं वो
सदर मुमलिकत आरफ अलवी साहब होंगे, तो अब हुकूमत को भी ये कदम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए और उनके साथ बैठकर जो है वो इंगेज करना चाहिए कि जी बताएं अब हम अपनी सियासत को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। अगर ये सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हालात जो है वो मजीद बद से बदतर होते जाएंगे। और इमरान खान साहब जो ये अपना बयानिया हर जगह बना रहे हैं कि आप लोग बाज आ जाएं, आप लोगों को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए और अब एक ऐसी स्टेज पर जाना चाहिए कि बैठकर जरूर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करें, गिफ्त शनीद करें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हालात को लेकर ना जाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के सियासी कल्चर में कई डायनामिक्स मुतारिफ कराई हैं। पहले सियासी जलसे सिर्फ सियासी हुआ करते थे, पीटीआई ने उसको ग्लैमराइज किया और भरपूर अवामी तवज्जो हासिल की और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जितनी फैमिलीज की तादाद तहरीक इंसाफ के जलसों में होती है, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों में उतनी नहीं होती। और रातों रात जो है वो काफिले चला करते थे और असल पिंडाल सजा करता था रात में। लेकिन अब ये हिकमत अमली जो है वो यकसर तब्दील हो गई। काफिले जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो दिन की रोशनी में ही चलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसको खदशात हैं कि वायलेंस हो सकता है और शरपसंद अनासिर इस काफिले में या इस लॉन्ग मार्च में घुस सकते हैं। कल राना सना का एक स्टेटमेंट, पहले वो आपको सुनाएंगे, उसका जवाब अली अमीन गंडापुर ने दिया। पहले जरा राना सना साहब ने क्या कहा ये सुनते हैं। इमरान खान के साथ मुसल्ला लोग कल भी जो है वो इस गैदरिंग में जो लिबर्टी चौक से शुरू इसमें शामिल थे, आज भी जब वो शदरा से शुरू हुए हैं तो लोग शामिल थे और आगे गुजरात से इस किस्म के लोग जो हैं वो उनके शामिल होने की भी इतलात है। अब ये बंदा जो है, ये बंदूकें और बंदे जो है वो यहाँ यानी इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पे जो है वो किस लिए ला के वहां पे बैठाने चाह रहा है। वो बंदे जो हैं वो बंदूकों के साथ वो क्या करेंगे? कोई अमन का पैगाम जो है वो फैलाएंगे। ठीक, ये आपने सुना। और अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ये बताओ कि 25 मई को भी हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन हमारी मार्च थी, एक धरना था, जिसके ऊपर आप लोगों ने हमारे कारकुनों के ऊपर एफआईआरें काटी, हमारे लीडर्स के ऊपर एफआईआरें काटी और उनके घरों में घुसकर खवातीन के साथ उनको हरासा किया, बगैर वारंट के लोगों को गिरफ्तार किया और जिस तरीके का तशद्दुद किया आप लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर, वो पूरी कौम जानती है। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है, जब 2/3 हुकूमत के साथ इमरान खान आएगा, हम रिफॉर्म्स करेंगे, इन इदारों में रिफॉर्म्स करेंगे। ये फेक वीडियो लीक्स में और फेक ऑडियो लीक्स में अपना जो काम है वो आप कर नहीं रहे हो। बढ़ेंगे सलीम शेख की तरफ। सलीम शेख, वज़ीर दाखिला तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि शरपसंद अनासिर इस जलसे में लॉन्ग मार्च में शामिल हो सकते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमतें जो है हमेशा वो उनके पास सोर्स सपोर्ट होती है और उनका नेटवर्क बड़ा होता है और अक्सर हो भी जाता है। देखें, अगर माजी में भी हम अगर देखें तो मोहतरमा बेनजीर भट्टो की जो शहादत है वो भी इसी तरह एक जलसे की सूरत में ही हुई थी। तो लिहाजा इस वक्त जो सोर्स रिपोर्ट और पंजाब हुकूमत क्योंकि सारी की सारी इस वक्त पीटीआई की है, तो उसके बाद ये फैसला किया गया है कि इमरान खान जो है वो दिन की रोशनी में अपने तमाम जलसे जुलूस हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो करेंगे। तो यही फैसला किया गया। कल भी जब अचानक ये कहा गया कि जी लॉन्ग मार्च को खत्म किया जा रहा है और असद उमर ने जाके कामोकी में जाकर कहा कि उनको एक खास मीटिंग में शिरकत करना है, जिसकी बाद में इमरान खान को वजाहत भी देना पड़ी कि वो उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है, वो सिक्योरिटी खदशात है और सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि इमरान खान अपनी जितनी भी ट्रैवलिंग है वो दिन की रोशनी में करेंगे। दिन की रोशनी में ये है कि आपकी जो आंख है वो बेहतर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी को। फरजाना आपकी तरफ आऊंगा। अब कुछ खबरें ये भी हैं कि इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हकीकी लॉन्ग मार्च को फंड करने वालों जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, कुछ छापे वापे का सिलसिला भी है। तो जरा मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा चेंज है, क्योंकि एक वक्त में मैंने और आपने सैकड़ों इनके जलसे कवर किए, वहां का माहौल अलग होता था, ये जरा मुख्तलिफ माहौल है। देखिए, अब चूंकि मामलात वही तसादुम की तरफ आ गए हैं जिसके लिए बार बार हम कह रहे हैं और मेरे ख्याल में हमारे समेत हर एक सहाफी कह रहा है कि सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए।
میں سلیم شیخ کی بریک سے پہلے میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب اور کسی سے بات نہیں کرتا, اور پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں, پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں اپنا غیر آئینی کردار ادا نہ کریں. تو اس گوم و گوش سے نکل آئے, کیونکہ اگر سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے, اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل نہیں کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ادارے کو مجبور کیا تصادم کے ذریعے کسی اور طرف جانے. قاضی آصف, آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ اس وقت اہمیت صرف اور صرف مذاکرات کی ہے, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. جب اس عمران خان صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوا تھا, اس کے بعد بھی تمام اکثر دوستوں کا خیال یہی تھا, اور رائے یہ بھی تھی, تقریباً میڈیا کے دوستوں کی بھی رائے یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں ہی بیٹھنا چاہیے. وہیں اس وقت ریزائن نہیں کرتے, پارلیمنٹ کے اندر رہتے, پارلیمانی طریقے سے ان معاملات کو حل کرتے, اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن بہت سے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے. وہ زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے تھے حکومت کے لیے بنسبت آج کے دن. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ قاضی آصف آپ کا, سلیم شیخ آپ کا, اور فرزانہ علی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.